यह कहानी नंदिनी नाम की एक पढ़ी लिखी, संस्कारी और दयालु लड़की की है। मायके में हर कोई उसकी तारीफ करता था। रिश्तेदार कहते थे, जिस घर में नंदिनी बहू बनकर जाएगी वह घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। ससुराल में वही गुण अवगुण बन गए। सुबह जल्दी उठे तो कहा गया, दिखावा करती है। देर से उठे तो कहा गया, आलसी है। सबकी मदद करे तो कहा गया, सबको अपने बस में करना चाहती है। चुप रहे तो घमंडी, बोले तो ज्यादा जवाब देती है। नंदिनी हर दिन टूटती रही, फिर भी रिश्तों को बचाने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे सास, जेठानी और कुछ रिश्तेदार उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। पति भी दूसरों की बातों में आकर उससे दूर हो गया। एक दिन उस पर घर से गहने चोरी करने का झूठा आरोप लगा और उसे घर से निकाल दिया गया। लेकिन यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। अपने आत्मसम्मान और मेहनत के बल पर नंदिनी ने एक छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू किया। वही केंद्र आगे चलकर महिलाओं के लिए बड़ा प्रशिक्षण संस्थान बन गया। वर्षों बाद उसे राज्य स्तर पर सम्मान मिला। इधर ससुराल का कारोबार बिखर गया। परिवार को तब एहसास हुआ कि जिस लड़की को उन्होंने अवगुणों का पुतला समझा था, वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। अंत में पति और पूरा परिवार उससे माफी मांगने आए। नंदिनी ने कहा, बेटी में जो गुण दिखाई देते हैं वही बहू में भी होते हैं। फर्क सिर्फ नजर का होता है, लड़की का नहीं। इसके बाद परिवार ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बहुओं को बेटी जैसा सम्मान देने का संकल्प लिया। कहानी का संदेश: रिश्ते बदलने से इंसान नहीं बदलता। यदि बेटी के गुण बहू में अवगुण दिखने लगें तो कमी बहू में नहीं, हमारी सोच में होती है। नंदिनी की शादी को अभी केवल 15 दिन ही हुए थे। वह पूरे मन से अपने नए घर को अपनाने की कोशिश कर रही थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर की सफाई करना, सबके लिए चाय बनाना, सास के साथ रसोई संभालना, वह हर काम मुस्कुराते हुए करती। लेकिन उसकी हर कोशिश का उल्टा अर्थ निकाला जाता। एक सुबह सास शारदा देवी ने चाय पीते ही कप मेज पर रख दिया। इतनी फीकी चाय! अपने मायके में भी ऐसी ही चाय बनाती थी। नंदिनी ने विनम्रता से कहा, मां जी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो मैं दूसरी बना देती हूं। इतना सुनते ही जेठानी कविता हंसते हुए बोली, देखा मां, कितनी चालाक है। पहले गलती करो, फिर मीठी बातें करके बच जाओ। नंदिनी चुप रह गई। उसी समय उसके पति आदित्य ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। यह चुप्पी नंदिनी को सबसे ज्यादा चुभी। दिन बीतते गए। एक दिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला घर आईं। उन्होंने नंदिनी को काम करते देखा और बोली, शारदा जी, आपकी बहू तो बहुत संस्कारी है। बड़ी किस्मत से ऐसी बहू मिलती है। शारदा देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी नई नई है बहन जी। कुछ महीने रुकिए, असली रंग तब दिखेगा। ये शब्द नंदिनी ने भी सुन लिए। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए। इसी बीच घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। दुकान में घाटा होने लगा। परिवार का तनाव बढ़ गया। अब हर छोटी बड़ी परेशानी का दोष भी नंदिनी पर डाला जाने लगा। जब से ये बहू आई है, घर की बरकत ही चली गई। नंदिनी को पहली बार महसूस हुआ कि अब यह केवल ताने नहीं हैं। कोई उसे इस घर में स्वीकार ही नहीं करना चाहता। उधर जेठानी कविता के मन में एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। वह चाहती थी कि नंदिनी हमेशा के लिए इस घर से निकल जाए। उसने अलमारी से एक कीमती सोने का हार निकालकर छिपा दिया। और अगले ही दिन पूरे घर में हंगामा मच गया। सुबह घर में अचानक चीख पुकार मच गई। मेरा सोने का हार कहाँ गया?
जेठानी कविता जोर जोर से चिल्ला रही थी। पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई। सास शारदा देवी दौड़कर आईं। अच्छी तरह ढूंढो, कहीं रखा होगा। कविता ने गुस्से में कहा, मैंने कल रात अपने कमरे की अलमारी में रखा था, अब गायब है। कुछ ही मिनटों में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। ससुर ने शांत रहने को कहा, लेकिन कविता बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। घर में कोई बाहरी तो आया नहीं। जिसने लिया है वह घर का ही कोई है। इतने में उसकी नजर नंदिनी पर पड़ी। वैसे कल मेरे कमरे में नंदिनी आई थी। नंदिनी सन्न रह गई। भाभी, मैं तो सिर्फ आपकी दवाई देने आई थी। दवाई देने आई थी या हार देखने? कविता ने व्यंग्य से कहा। सास ने भी शक भरी नजरों से नंदिनी को देखा। सच सच बता, अगर गलती हो गई है तो अभी मान ले। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। मां जी, मैंने किसी का हार नहीं लिया। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आदित्य ऑफिस से लौटे तो उन्हें भी यही कहानी सुनाई गई। कविता रोते हुए बोली, मैंने अपनी आंखों से इसे मेरे कमरे के पास देखा था। आदित्य ने पहली बार नंदिनी से कठोर आवाज में पूछा, सच बताओ, कहीं तुमने हार लिया तो नहीं? यह सुनते ही नंदिनी का दिल टूट गया। जिस पति पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उसकी सच्चाई पर सवाल उठा रहा था। घर की तलाशी शुरू हुई। कुछ देर बाद कविता ने नंदिनी की अलमारी खोली और अंदर वही सोने का हार रखा मिला। पूरा घर स्तब्ध रह गया। शारदा देवी गुस्से से कांप उठीं। हमें तो शुरू से ही इस पर शक था। नंदिनी हैरान रह गई। यह हार मेरी अलमारी में कैसे आया? मैंने इसे कभी देखा तक नहीं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला अब कोई नहीं था। उसे नहीं पता था कि यह सब कविता की सोची समझी साजिश थी। और अभी उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान शुरू होने वाला था। नंदिनी की अलमारी से हार मिलने के बाद पूरे घर का माहौल बदल गया। सास शारदा देवी ने गुस्से में कहा, जिस लड़की को हमने अपनी बेटी समझकर घर लाया, उसी ने हमारे विश्वास की चोरी कर ली। नंदिनी रोते हुए बार बार कहती रही, मां जी, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। किसी ने मुझे फंसाया है। लेकिन उसकी एक भी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। आदित्य भी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी चुप्पी नंदिनी के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। ससुर रघुवीर जी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक सच सामने नहीं आता, नंदिनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। नंदिनी अपने कमरे में अकेली बैठी फूट फूट कर रोने लगी। उधर कविता अपने कमरे में मुस्कुरा रही थी। उसकी योजना सफल होती दिखाई दे रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि घर के सबसे छोटे सदस्य 10 साल के आरव ने पिछली रात एक ऐसी बात देखी थी जो पूरे मामले का सच बदल सकती थी। आरव ने रात को कविता को चुपके से नंदिनी के कमरे में जाते देखा था। उस समय उसे लगा था कि शायद कोई जरूरी काम होगा, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अब जब उसने सबको नंदिनी पर आरोप लगाते देखा, तो उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। वह कई बार सच बताने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कविता ने उसे घूरकर देखा। उसकी आंखों में ऐसी चेतावनी थी कि आरव डर गया। इसी बीच शारदा देवी ने फैसला सुनाया। आज से नंदिनी इस घर की बहू नहीं, सिर्फ एक नौकरानी की तरह रहेगी। जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं करती, उसे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। यह सुनकर नंदिनी का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। उसने पहली बार मन ही मन ठान लिया, अगर सच की जीत नहीं हुई तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन झूठ के आगे कभी नहीं झुकूंगी। उसे नहीं पता था कि किस्मत जल्द ही ऐसा मोड़ लेने वाली है, जहां झूठ का हर मुखौटा उतर जाएगा।
अगली सुबह नंदिनी हमेशा की तरह सबसे पहले उठी। आंखों में रात भर के आंसू थे, लेकिन चेहरे पर दृढ़ निश्चय। वह चुपचाप पूरे घर का काम करने लगी। किसी ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। अब वह इस घर में बहू नहीं, जैसे एक नौकरानी बनकर रह गई थी। आरव बार बार नंदिनी को देख रहा था। उसे अपनी चाची की मासूमियत पर पूरा भरोसा था। उसके मन में सच बताने की इच्छा और डर दोनों साथ साथ चल रहे थे। उधर कविता को डर सताने लगा कि कहीं आरव कुछ बोल न दे। उसने उसे अपने कमरे में बुलाया। आरव, अगर तुमने किसी से रात वाली बात कही तो सब तुम्हें झूठा समझेंगे। फिर तुम्हारे पापा भी तुमसे नाराज हो जाएंगे। मासूम आरव डर गया और चुप हो गया। उसी शाम ससुर रघुवीर जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ। घर में अफरा-तफरी मच गई। कविता घबरा गई। शारदा देवी रोने लगीं। आदित्य एम्बुलेंस बुलाने लगा। ऐसे समय में नंदिनी ने बिना कुछ सोचे तुरंत रघुवीर जी को प्राथमिक उपचार दिया। उसने डॉक्टर के आने तक उनकी सांसें सामान्य रखने की पूरी कोशिश की। डॉक्टर ने अस्पताल पहुंचकर कहा, अगर इन्हें समय पर प्राथमिक उपचार नहीं मिलता तो इनकी जान भी जा सकती थी। जिसने भी यह किया है उसने बहुत समझदारी दिखाई। पूरा परिवार एक पल के लिए नंदिनी की ओर देखने लगा। लेकिन कविता तुरंत बोली, यह तो बस किस्मत अच्छी थी। इससे इसकी चोरी का सच नहीं बदल जाएगा। नंदिनी फिर चुप हो गई। उस रात आरव ने पहली बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी चाची निर्दोष हैं तो मुझे सच बोलने की हिम्मत देना। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो कविता की साजिश की पहली परत खोल देगी। अगली सुबह घर में एक अनजान व्यक्ति आया। वह एक सुनार था। उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, क्या यह रघुवीर जी का घर है? मुझे कविता जी से मिलना है। कविता का चेहरा एक पल के लिए उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। हाँ, मैं ही कविता हूं। क्या बात है? सुनार ने एक छोटी सी रसीद निकालकर कहा, मैडम, आपने जो सोने का दूसरा हार बनवाने का ऑर्डर दिया था वह तैयार हो गया है। बाकी पैसे लेने आया हूं। पूरा परिवार हैरान रह गया। कविता घबरा गई और बोली, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नहीं जानती। सुनार ने रसीद पर लिखा नाम दिखाया, कविता रघुवीर सिंह। कविता के माथे पर पसीना आ गया। वह जल्दी से सुनार को बाहर ले जाने लगी, लेकिन तभी रघुवीर जी ने आवाज लगाई, रुको, पहले यह बताओ कि यह मामला क्या है। कविता कोई जवाब नहीं दे पाई। उसी समय आरव ने हिम्मत जुटाई, दादाजी, मैंने उस रात मम्मी को चाची के कमरे में जाते देखा था। उनके हाथ में वही डिब्बा था जिसमें हार रखा था। पूरा घर सन्न रह गया। शारदा देवी ने अविश्वास से कविता की ओर देखा। क्या यह सच है? कविता की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे पछतावे के नहीं, पकड़े जाने के डर के आंसू थे। फिर भी उसने आखिरी कोशिश की, मैंने कुछ नहीं किया। आरव बच्चा है, उसे भ्रम हुआ होगा। तभी सुनार बोला, मैडम, आपने ही कहा था कि पुराने हार जैसा बिल्कुल वैसा ही दूसरा हार बनाना है। इसलिए मुझे पूरा मामला याद है। अब कविता के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। घर में पहली बार सबकी नजरें नंदिनी की ओर उठीं। जिसे चोर कहा गया था वह पूरी तरह निर्दोष साबित होने वाली थी। लेकिन नंदिनी के दिल में जो विश्वास टूट चुका था, क्या वह कभी वापस लौट पाएगा? सुनार और आरव की बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। कविता अब ज्यादा देर तक झूठ नहीं छिपा सकी।
वह रोते हुए रघुवीर जी के पैरों में गिर पड़ी। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही हार नंदिनी की अलमारी में रखा था। यह सुनते ही शारदा देवी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने नंदिनी की ओर देखा। वही बहू जिसे उन्होंने चोर कहा था, आज बेगुनाह साबित हो चुकी थी। आदित्य की आंखें शर्म से झुक गईं। उसे याद आने लगा कि उसने एक बार भी अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं किया था। वह नंदिनी के सामने आया और धीमी आवाज में बोला, नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बात सुने बिना ही तुम्हें दोषी मान लिया। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने शांत स्वर में कहा, गलती केवल आपसे नहीं हुई आदित्य। इस घर में किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। शारदा देवी भी रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। बहू, नहीं बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे गुणों को कभी देखा ही नहीं। नंदिनी ने उनकी ओर देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द के साथ आत्मसम्मान भी था। उसने कहा, माफ करना आसान है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास जोड़ने में समय लगता है। इतना कहकर वह अपने कमरे में गई, अपना छोटा सा बैग उठाया और बाहर आ गई। सबने उसे रोकने की कोशिश की। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मत जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। नंदिनी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। जिस घर में बेटी के गुण बहू बनते ही अवगुण बन जाएं, वहां रहकर मैं रोज मरना नहीं चाहती। मैं जा रही हूं, अपने सम्मान के साथ। इतना कहकर वह घर की चौखट पार कर गई। पूरा परिवार उसे जाता हुआ देखता रह गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने केवल एक बहू नहीं, बल्कि घर की सबसे अनमोल इंसान खो दी थी। नंदिनी के घर छोड़ने के बाद हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। वही आंगन जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब सूना लगने लगा। शारदा देवी को हर सुबह उसकी याद आने लगी। रसोई में जाते ही उन्हें एहसास होता कि अब कोई बिना कहे उनके लिए चाय नहीं बनाता। आदित्य भी हर रात नंदिनी की तस्वीर देखकर पछताता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर नंदिनी अपने मायके नहीं गई। उसने सोचा, अगर आज मैं हार मान गई तो लोग कहेंगे कि बहू अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। उसने अपने गहनों में बची एक छोटी सी अंगूठी बेचकर किराए का एक कमरा लिया। वहीं से उसने सिलाई और कढ़ाई का छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत में केवल 2 ग्राहक आए। कई दिन ऐसे भी बीते जब पूरे दिन में एक भी ऑर्डर नहीं मिला। मगर नंदिनी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सुंदर काम की चर्चा धीरे धीरे पूरे शहर में फैलने लगी। कुछ ही महीनों में उसके पास इतने ऑर्डर आने लगे कि उसे दूसरी महिलाओं को भी काम पर रखना पड़ा। जो महिलाएं समाज की उपेक्षा का शिकार थीं, नंदिनी ने उन्हें रोजगार दिया और आत्मनिर्भर बनाया। उसके छोटे से सिलाई केंद्र का नाम अब पूरे जिले में सम्मान से लिया जाने लगा। इधर आदित्य का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। जिस घर ने नंदिनी को अपशकुनी कहा था, वही घर अब कर्ज में डूबता जा रहा था। एक दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी सी खबर छपी, युवा उद्यमी नंदिनी को महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सम्मान मिलेगा। यह खबर पढ़ते ही आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया, जिसे उन्होंने घर से निकाला था, वही आज हजारों महिलाओं की प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन क्या नंदिनी कभी उस परिवार को दूसरा मौका देगी? राज्य सम्मान समारोह का दिन आ गया। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब मंच संचालक ने घोषणा की, इस वर्ष महिला आत्मनिर्भरता और सामाजिक सेवा के लिए राज्य सम्मान दिया जा रहा है, श्रीमती नंदिनी को। नंदिनी मंच पर पहुंची।
मुख्यमंत्री ने उन्हें सम्मान, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कैमरों की चमक के बीच पूरे हॉल में तालियां बज रही थीं। उसी समय सभागार के पिछले दरवाजे से आदित्य, शारदा देवी, रघुवीर जी और पूरा परिवार अंदर आया। उनके चेहरों पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आदित्य नंदिनी के सामने पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। नंदिनी, मैंने तुम्हें नहीं, अपने विश्वास को खो दिया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। शारदा देवी भी उसके पैरों में बैठ गईं। बेटी, मैंने हमेशा अपनी बेटी के गुणों की तारीफ की, लेकिन जब तुम बहू बनकर आईं, तो वही गुण मुझे अवगुण लगने लगे। आज समझ आया कि गलती तुम्हारी नहीं, हमारी सोच की थी। नंदिनी ने तुरंत उन्हें उठाया। मां जी, बड़े कभी पैरों में नहीं गिरते। गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। फिर उसने शांत स्वर में कहा, मैंने आपको बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन अब मैं पहले वाली नंदिनी नहीं हूं। मैंने अपने आत्मसम्मान और पहचान के साथ जीना सीख लिया है। रघुवीर जी बोले, बेटी, घर तभी घर बनता है जब उसमें सम्मान हो। क्या तुम वापस चलोगी? नंदिनी ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य ने कहा, इस बार तुम बहू बनकर नहीं, इस घर की बेटी बनकर लौटोगी। तुम्हारे हर निर्णय का सम्मान होगा। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद नंदिनी मुस्कुराई। मैं लौटूंगी, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद इस घर में किसी भी बहू और बेटी के बीच कभी भेदभाव नहीं होगा। दोनों को समान सम्मान मिलेगा। पूरे परिवार ने एक साथ कहा, हम वचन देते हैं। कुछ महीनों बाद वही घर फिर से हंसी से भर गया। इस बार नंदिनी केवल घर नहीं संभाल रही थी, बल्कि अपने संस्थान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रही थी। शारदा देवी स्वयं हर नई बहू का स्वागत यह कहकर करती, बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं होता। अंतर केवल हमारी सोच में होता है। कहानी की सीख, जब बेटी के गुण बहू में अवगुण दिखाई देने लगे, तो बदलने की जरूरत बहू को नहीं, हमारी सोच को होती है। सम्मान हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है।